नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। देश में वनों की सेहत की तस्वीर को बताने वाली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें 156.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, जबकि 1289.40 वर्ग किलोमीटर वृक्ष क्षेत्र बढ़ा है। वन क्षेत्र बढ़ाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के इको सेंसिटिव एरिया में एक चिंताजनक घटनाक्रम की ओर भी इशारा किया गया है, जहां पिछले दशक में 58.22 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की शुद्ध हानि दर्ज की गई है। इसके अलावा 8 पर्वतीय राज्य क्षेत्र में वन में कमी आई है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। चंद्रभूषण जी जो CEO हैं आई फॉरेस्ट के, कृष्ण बहादुर सिंह जी आप IG हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत हम कृष्ण सर आपसे करना चाहेंगे, चूँकि ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 जो हर 2 साल पर आती है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पिछली जो रिपोर्ट आई थी उससे इसको कैसे अलग देखते हैं आप? नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी ने समाचारों में भी पढ़ा होगा कि अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ISFR 2023, जिसको हम भारत वन स्थित रिपोर्ट कहते हैं, उसको प्रकाशित किया गया है। ये रिपोर्ट कई मायनों में खास है। इस रिपोर्ट में पहला है कि इसमें 2 वॉल्यूम हैं और 10 चैप्टर हैं, तो इसमें काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अथक परिश्रम करके कई सारे पूरे देश में कई सारी जगहों पे डाटा कलेक्ट करते हैं, ट्रूथ करते हैं, और इसमें करीब 8500 प्लॉट्स की ट्रूथिंग भी की गई है। और जो डाटा कलेक्ट होता है वो सैटेलाइट के ज़रिए कलेक्ट करके उसका आकलन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, और फिर उसमें हम वनावरण जिसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं वो, और वृक्षावरण जिसको ट्री कवर बोलते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में पहली बार हम देश का जो है 1/4 से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन और वृक्षावरण में है, फॉरेस्ट और ट्री कवर में है। एग्जैक्टली इस फिगर को हम कह सकते हैं कि 25.17%, और ये पहली बार हुआ है। जैसा कि आपने बताया है कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों में वृद्धि हुई है, तो इन दोनों का मायने ये है कि वनावरण का एक सेट पैटर्न है कि वनावरण किसे कह देंगे। तो वनावरण का एक फार्मूला निर्धारित है कि जहाँ पे हम जो वृक्ष की कैनोपी है, क्राउन डेंसिटी है, वो 0.1 या 10% के ऊपर हो, और जो क्षेत्रफल है वो जो अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण है वो 0.05 से 1 हेक्टेयर के बीच में है, बट हमारे यहाँ भारत में 1 हेक्टेयर लिया गया है। और जो क्रॉप की ऊंचाई है वो 2 मीटर है। इन 3 पैरामीटर्स को लेके जो भी एरिया पूरे भारत में आता है उसको हम वनावरण की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो बाहर का क्षेत्र है उसको वृक्षावरण में रखते हैं। इसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक बार जब हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर का निर्धारण हो जाता है तो फिर उसमें कितना ग्रोइंग स्टॉक है, इनका वॉल्यूम कितना है, कितना इसका कार्बन कंटेंट है, और कहाँ पे किस प्रजाति के पौधे लगे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और ये 10 चैप्टर्स में कवर किया गया है। जी,
चंद्रभूषण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से सर ने बताया इस रिपोर्ट के बारे में, चूंकि आप भी लगातार फॉरेस्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप आई फॉरेस्ट को हेड भी करते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि 1987 से ये रिपोर्ट पेश की जा रही है, तो अगर इसकी मूल जो भावना है इस रिपोर्ट की, अगर हम सनसेट टीवी के आम दर्शकों को समझाना चाहें कि इसके पीछे मूल मकसद क्या है, हर 2 साल पे जो रिपोर्ट पेश की जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी देश में जंगल का बहुत महत्व है पर्यावरण को लेके। मतलब कि अगर आप एक एनवायरनमेंट के इंडिकेटर को देखना चाहते हैं किसी भी देश में जी, तो फॉरेस्ट कवर एक तरह से एक प्राइमरी इंडिकेटर होगा कि उस देश का कि पर्यावरण की क्या स्थिति है, वो फॉरेस्ट कवर से पता लगती है। तो मैं तो पहली बार ये कहूंगा कि इस साल खुशी की बात है कि बहुत पहली बार शायद इंडिपेंडेंट इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 25% से ज्यादा दिखाई गई है। तो 25.17% फॉरेस्ट और ट्री कवर है 2023 के रिपोर्ट से, जो कि एक खुशी की बात है। हम हमेशा 23, 24, 22% रहे हैं अगर आप पिछले 2-3 दशकों में देखेंगे। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारे देश में 25% से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुछ चिंता के विषय भी हैं, इस रिपोर्ट से निकले हैं। मैं मानता हूं कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो हिल स्टेट्स में है, पहाड़ी राज्यों में है, वो एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बहुत इको सेंसिटिव एरियाज हैं वो। चाहे अगर आपका फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है हिली एरियाज में, वेस्टर्न घाट्स में, तो इको सेंसिटिव एरिया में खतरा है, तो वो एक चिंता की बात है। दूसरी जो चिंता की बहुत बड़ी बात है वो फॉरेस्ट फायर की। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि हमारे देश में कुछ राज्यों में फॉरेस्ट फायर बहुत तेजी से बढ़ रही है। जंगलों में जो आग लगने की जो इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो या हिमाचल प्रदेश में हो, वो एक बहुत चिंता की विषय है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए सूखा भी बढ़ेगा, वायु की तापमान भी बढ़ेगी, और जो आपका जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो बड़ा फॉरेस्ट फायर प्रोन होगा, बहुत जल्दी आग लगने की उसमें गुंजाइश होगी। तो फॉरेस्ट फायर इस रिपोर्ट से जो निकल के आ रहा है, जितनी तेजी से बढ़ी है फॉरेस्ट फायर, वो एक बहुत चिंता के विषय है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर। जी बिल्कुल चंद्रभूषण जी, जो आपने कहा इसका जिक्र मंत्री जी ने भी अपने भाषण के दौरान किया, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। कृष्ण सर, जिस तरीके से चंद्रभूषण जी बोल रहे हैं ट्री कवर की बात, फॉरेस्ट कवर की बात, जो इस रिपोर्ट में दिखाया भी गया है, तो किन कारकों को आप मानते हैं कि उनका योगदान रहा है इस बढ़ोतरी में? जैसा कि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट में दी गई हैं, और जैसा कि चंद्रभूषण जी ने बताया कि कई सारे पैरामीटर्स इसमें कवर किए गए हैं। तो इसके तहत जो प्रयास है, हमारा सामूहिक प्रयास है, केंद्र सरकार का प्रयास, राज्य सरकारों का प्रयास, उसकी वजह से है। तो हम प्लांटेशन की कई सारी एक्सरसाइज चलाते हैं। हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है, फिर उसके बाद कैंपा की स्कीम है, फिर वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों में उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम है। इसके अलावा राज्यों की स्कीम है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम की कैंपेन की थी, और इसे हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में हम 103 करोड़ पेड़ प्लांट कर चुके हैं। तो एक जज्बा जो बना हुआ है देश में, उसके तहत उसका फल है। और इसके रिपोर्ट में जब आप देखेंगे कि जो वनावरण आप कह रहे थे, तो वो ट्री कवर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये एक मास मूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, और जो लोगों में जागृति आई है वो परिणाम है इस वनावरण बढ़ने का। सर, चूँकि रिपोर्ट में देखा गया है कि जो वन डिग्रेडेशन है, जो क्षरण है, उसकी तरफ भी इशारा किया गया है, तो उसको लेकर के आपके विभाग द्वारा, मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो वन क्षरण एक गंभीर समस्या है कुछ क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में नहीं तो वनावरण नहीं बढ़ता। तो उन क्षेत्रों में हमने हमेशा प्रयास रहता है, और इसके संबंध में हम, जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है, कई सारे कारण हो सकते हैं। जो एक बायोटिक प्रेशर हो सकता है, कई जगह जैसे आप लोगों ने इसमें रिपोर्ट में चर्चा की कि कई सारे हिल स्टेट हैं जहाँ पे वनावरण कम हुआ है।
तो हिल स्टेट में जहाँ देखेंगे कि जो वनावरण है कई जगह 80% है, 70% है, तो जहाँ पे इतना ज़्यादा वनावरण है वहाँ पे जब कोई डेवलपमेंट की योजना या कुछ आ रहा है तो उसकी वो भी एक कारण हो सकता है। तो इन सब बातों की चर्चा रिपोर्ट में की गई है। तो उसके एवज में, उसके बदले में अगर कोई ये मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, जैसा आप सभी जानते हैं कि वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम के तहत में उसका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन भी होता है, वो भी टेकअप किया जाता है, तो वो धीरे धीरे रिपोर्ट में आता है। अगर कोई वन किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्षरण हुआ है तो उसका जो अवेज में जो प्लांटेशन होगा उसमें कुछ समय लगेगा, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं रिपोर्ट में वृद्धि हुई है, तो कहीं कहीं पे कुछ घटनाएं हो सकती हैं। चंद्रभूषण जी, सवाल उठता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। दुनिया के साथ साथ भारत भी इससे अछूता नहीं है और जो प्रभाव हैं दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन के वो देखे जा सकते हैं और रिपोर्ट में उसकी चर्चा की गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा की गई और लगातार भारत इस दिशा में, इससे निपटने की दिशा में कदम भी उठा रहा है। जलवायु परिवर्तन के जवाब देने से पहले मैं एक दो मुद्दा और उठाना चाहता हूं इस रिपोर्ट से। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत, कुछ ही देश हैं जो कि हर एक 2 साल में अपने फॉरेस्ट का असेसमेंट करती है। एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। लेकिन देखिए, 2 साल में कोई बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आता है। 2021 और 2023 बहुत छोटी सी अवधि है। किसी भी अगर फॉरेस्ट हेल्थ को एसेस करना है तो 2 साल बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है। तो अगर हम पिछले 2 दशक को देखें, अगर हम 2001 या 2003 से कंपेयर करें 2023 को, तो थोड़ा सा आइडिया आता है कि हमारे देश में जंगलों के साथ क्या हो रहा है। देखिए, 2001 के बाद जो हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है फॉरेस्ट असेसमेंट के लिए, 2001 के बाद से सेम टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं 2001 को 2023 से। मैं 2-3 मुद्दा निकालना चाहता हूं इसको लेके, क्योंकि जरूरी है यह समझना। पहली बात यह है कि कृष्णा जी ने सही बोला कि जो ट्री कवर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो क्योंकि सरकार की रही है प्रोग्राम कि हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, फार्म फॉरेस्ट्री करेंगे, रोड साइड ट्री प्लांटेशन करेंगे। तो वो बहुत अच्छी रही है और उसका हम नतीजा देख भी सकते हैं कि कितनी तेजी से ट्री कवर बढ़ी है। लेकिन जो फॉरेस्ट कवर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, RFA, जो कि सरकारी जो जमीन है जिसपे कि जंगल हैं, उसमें चिंता का विषय नजर आता है। जैसे कि बहुत जो डेंस फॉरेस्ट हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 2001 के कंपैरिजन में कम हुए और ओपन फॉरेस्ट बढ़े हैं। तो जो जंगल जो है, सरकारी जंगल हैं, उनके फॉरेस्ट हेल्थ को लेके हमें काम करने की जरूरत है। प्लांटेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया है और उसके रिजल्ट भी हम देख सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जितनी फोकस हमने प्लांटेशन में की है, अब हमें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में भी कंजर्वेशन के काम करने की जरूरत है। और क्योंकि 30 करोड़ लोग जंगल के आसपास रहते हैं हमारे देश में, जंगल पे जो बायोटिक प्रेशर कृष्णा जी बात कर रहे हैं वो बहुत सही बता रहे हैं। जहां तक जलवायु परिवर्तन का है, मेरे अंदाज से मुझे इस रिपोर्ट को लेके बहुत क्लियर हो गया है कि हमारे देश में प्रिपरेशन की जरूरत है फॉरेस्ट फायर टैकल करने के लिए। इस तरह से हम, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होगा वो जंगल के जलने का होगा। फॉरेस्ट, और दुनिया भर में देखा जा रहा है, हमारे देश में भी बढ़ा है, लेकिन पूरे दुनिया में जंगलों में आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। कैलिफोर्निया में देख लीजिए या कनाडा में देख लीजिए, वहां तो लाखों वर्ग किलोमीटर में आग लगता है। हमारे देश में उतनी बड़ी आग लगती नहीं है। लेकिन अब हमें फॉरेस्ट फायर के लिए प्रिपरेशन की बहुत जरूरी है, हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरी है। आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप इसको आने वाले समय में इसको हम एड्रेस कर सकें? जहाँ तक ये मॉनिटरिंग का सवाल है, जो जंगल में आग लग रही है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दुनिया में सबसे बेस्ट प्रणाली हमारे पास है।
इसमें ऐसा है कि सैटेलाइट से जो थर्मल इमेजिंग है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, उसका एसएमएस हमारे जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं उनको चला जाता है, और उसको जाने के बाद वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि वास्तव में ये जंगल की आग है या इंटेंशनली किसी ने इसको लगाया है। और ये आंकड़ा जो है, जो हम फॉरेस्ट फायर सीजन बोलते हैं, नवंबर से जून के बीच में लगातार इसका मॉनिटरिंग होता है। और इसमें जो 2021-22 में आप रिपोर्ट में देखेंगे करीब 2,23,000 पॉइंट्स डिटेक्ट हुए थे, और इसको हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और उसके ज़रिए अब इसको घटा के पिछली रिपोर्ट में ये भी दिया गया कि अब ये आंकड़ा 2,03,000 आ गया, 20,000 पॉइंट्स की कमी हुई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी हैं, वहाँ पे कितने डिटेक्शन होते हैं, उनको भी पिन पॉइंट किया गया है। और ये आंकड़े हर 6 घंटे में जो कंसर्न विभागीय कर्मचारी है उसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, और हमें कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम दुनिया में सबसे बेस्ट प्रणाली जो है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट की वो है, और इसमें हम लगातार जो है आगे रिफाइनमेंट कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो इसमें कोई हमको डाउट नहीं है कि हम आगे आने वाले सालों में और अच्छी तरीके से इसको मैनेज करेंगे। सर, भारत में वन संरक्षण की दिशा में अगर मैं बात करूं तो आप क्या कदम उठा रहे हैं और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं और इसका समाधान क्या है? आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट अभी आई है। अगर पिछले आप 1 दशक की रिपोर्ट देख लें, हमने लगातार जो वनावरण में वृद्धि हुई है, और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम दुनिया के टॉप 3 देशों में हैं जिन्होंने अपने वनावरण में लगातार वृद्धि की है। एक चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद हमारा नंबर है। और ये आंकड़ा आप जो है FA की वेबसाइट पे भी देखेंगे, ये सर्वमान्य है जी। तो इस संबंध में जो ये फलीभूत हुआ है, ये हमारे जो लाखों फॉरेस्ट के वर्कर्स हैं, चाहे उनका प्रोटेक्शन है, प्लांटेशन है, उनके कारण संभव हुआ है। नहीं तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद, जहाँ पे बहुत सारा बायोटिक प्रेशर है, इतना बड़ा जंगल का आवरण बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज की बात है, तो इसका हम सीधा जो एक हमारा कार्बन स्टॉक है, जो कार्बन स्टॉक है उसका असेसमेंट भी इस रिपोर्ट में है, और आप पाएंगे कि उसमें भी वृद्धि हुई है। तो इसको हम जो कार्बन स्टॉक को कार्बन CO2 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो मोटा आंकड़ा करीब 300 मिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट है, 149 समथिंग पर ईयर है। तो उसमें भी वृद्धि हुई है, और ये ओवरऑल ग्रोथ दिखाता है कि आपने कितना वो किया है। एक वनावरण हो गया, एक जो टोटल कार्बन स्टॉक हो गया, जो टोटल ओवरऑल हेल्थ बताता है। तो उस दिशा में भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। सर, एक सवाल उठता है कि वन निगरानी और प्रबंधन में सुधार के लिए आप ड्रोन और जो सैटेलाइट इमेजिंग है, कैसे उसको आप मददगार मानते हैं? इसमें जो हमारी संस्था है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका शुरू में अभ्युदय जो है 1961 से हुआ था, फिर 81-82 में ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आई। फिर जैसा आपने कहा कि 87 में हमने पहली जो है रिपोर्ट पब्लिश की, ISFR 1987, सबसे लगातार पब्लिश कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, जितना भी डिटेल आ रहा है, उसके बेसिस में वो एक निगरानी का प्रथम दृष्टया बिंदु बनता है। दूसरा, हमने कहा कि जो फॉरेस्ट फायर है उसका निगरानी रियल टाइम में होना है, उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब आंकड़ों को लेके इसमें जब एनालाइज करते हैं कि आज यहाँ पे घना जंगल था, पिछले दशक में घना जंगल था, आज अगर वहाँ पे कमी हो गई तो उसको बहुत जल्दी आकलित करके जो करेक्टिव स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा जो है, इसमें इस रिपोर्ट में एक और अच्छी बात आई है कि इसमें जो आंकड़ा दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, वो फॉरेस्ट डिवीज़न लेवल पे दिया गया है। तो जो प्रभागी वनाधिकारी हैं वो अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ वनावरण की स्थिति क्या है, और उसमें करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये सारे मतलब जो सारे बिंदु हैं इस रिपोर्ट में हैं। ये पहली बार रिपोर्ट है कि इतना एक्सटेंसिव डाटा जो है अवेलेबल है, और वो निगरानी में, मॉनिटरिंग में, आगे की प्लानिंग में, पॉलिसी मेकर्स में, सभी के लिए बहुत लाभदायी होगा।
चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से आप सर को सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्सटेंसिव और सघन रिपोर्ट है और निश्चित रूप से ये है भी, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है, तकनीक बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि आने वाले समय में जो ये ड्रोन हुआ या सैटेलाइट इमेजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो AI इसमें और ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है क्या? एकदम, मतलब कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, कॉम्प्यूटेशनल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, या ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। उसमें मेरा एक सुझाव ये रहेगा, देखिए सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार के संस्था है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के अलावा जो बेस डेटा है, जो इस रिपोर्ट के पीछे का जो आंकड़े हैं, अगर आप उसको भी पब्लिश करेंगे तो जैसे रिसर्च संस्था, हमारी जैसी जो संस्था है, ऐसे 10 सैकड़ों संस्थाएं हैं जो इन आंकड़ों को लेके और भी एनालिसिस, हाई लेवल की एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव ये कृष्णा जी हैं, और मेरा एक सुझाव सरकार से ये होगा कि रिपोर्ट बहुत अच्छी है, रिपोर्ट में ब्रॉड डेटा हमें मिल जाता है, लेकिन जो बेस डेटा है इसके पीछे का, अगर उसको भी आप अगर पब्लिश करें तो बाकी लोग भी इस पे काम करके नए नए एंगल से इस रिपोर्ट को और इसके एनालिसिस को देख सकते हैं। तो दोनों चीज की जरूरत है, एक नए टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, और दूसरी जितनी भी डेटा है उसको भी पब्लिक करने की जरूरत है। सर, चूंकि हम कार्यक्रम के अंत में प्रवेश कर रहे हैं, समय की सीमा हमारी है, और कोई आप सुझाव देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इसमें जैसा चंद्रभूषण जी ने कहा है कि जो डाटा पब्लिश करने की आवश्यकता है, इस संबंध में मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि एक हमारा नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी पोर्टल है जो सभी को अवेलेबल है। अगर कोई वर्किंग प्लान बनाना चाह रहा है या उससे रिलेटेड कोई डाटा है तो वो उस पर अपना डिटेल डालकर, डाटा इनपुट करके वर्किंग प्लान बना सकता है। और जैसा कि DGFSI ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 2016-17 से करीब 90,000 पॉइंट्स का जो डाटा इन्वेंट्री कलेक्ट किया है वो रिपोर्ट में अवेलेबल है। बाकी जैसा कि आपने कहा इसको पब्लिक में, तो इस संबंध में हमें चर्चा करनी पड़ेगी DGFSI से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपने अनुभव को साझा किया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।